तो चलिए, सब कुछ की तरह सब दिन की तरह मैं ये कहना चाहूंगा कि बेस एजुकेशन में आप सभी का क्या है, स्वागत है। और दूसरा कंडीशन कि हम क्या कर रहे थे, अब तक हम कर रहे थे इन्फ्लेशन डी इन्फ्लेशन कर रहे थे, यानी मुद्रा स्फीति कर रहे थे। और इसके बाद हमने देखा आर्थिक समृद्धि, देखा आर्थिक विकास, देखा आर्थिक समृद्धि के अंतर्गत हमने क्या देखा, जीडीपी को देखा, जीएनपी को देखा, एनडीपी को देखा, एनएनपी को देखा, पीसीआई को देखा और जीवीओ को देखा। और उसके बाद हमने देखा कि कौन सा, यानी आर्थिक डेवलपमेंट, यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास के अंतर्गत हमने क्या देखा, जैसे एसडीआई मानव विकास सूचकांक देखा। इसके बाद क्या देखा हमने, जेंडर इक्वालिटी इंडेक्स जीडीआई देखा। और उसके बाद क्या होगा, बहुत सारे तमाम चीजों को हमने देख लिया जिसे मानव के विकास को क्या करता है, निर्धारित करता है। तो एक तरफ हमने जीडीपी आर्थिक विकास और समृद्धि, और दूसरी तरफ आर्थिक विकास के अंतर्गत हमने सारी चीजों को कवर करते हुए आज हमने कहां पहुंच गए, मॉनेटरी पॉलिसी में। एमपीसी भी हमने देख लिया, मॉनेटरी पॉलिसी देख लिया। और मॉनेटरी पॉलिसी को हमने देखा, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कितने सदस्य ही होता है, 6 सदस्य होता है। और इनमें से 3 होता है जो आरबीआई की तरफ से होता है और 3 भारत सरकार के तरफ से होता है। और इसकी जो गठन किया गया, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का गठन 2016 में उर्जित पटेल के द्वारा क्या किया गया था। तो वर्तमान में हमने कहा कि जो एमपीसी है किसकी गणना करता है, मुद्रास्फीति को कंट्रोल करता है, मतलब नियंत्रित करता है, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करता है। और हमने यहां तक भी चर्चा कर लिया है कि मुद्रास्फीति क्या है, एक प्रकार के लोकतांत्रिक संस्था है, डेमोक्रेटिक है, अर्थात किसके आधार पर, बहुमत के आधार पर निर्णय लेता है। तो देखिए, हमने लास्ट कर लिया था मनी एंड बैंकिंग। देखिए, लास्ट हमने किया था मनी एंड बैंकिंग, यानी मनी का मतलब क्या है, मुद्रा एवं कौन सा, बैंकिंग, मुद्रा एवं बैंकिंग। और इसका परिभाषा हमने बात किया था। देखिए, मुद्रा बैंकिंग क्या होता है, अगर बैंक की परिभाषा को देखा जाए, बैंक क्या होता है, बैंक यानी बैंक की अगर बात किया जाए तो एक शब्द में हमने ये बताया था कि बैंक वह मध्यस्थ बिंदु है जो एक व्यक्तियों के पास पैसे की अधिकता और दूसरे के पास क्या होता है, पैसे की कमी होती है। यानी जिसके पास पैसे धन की अधिकता होगी वो कहां जाएगा, बैंक में जमा करने जाएगा। और जिसके पास धन की कमी होगी वो ऋण लेने के लिए कहां आएगा, बैंक के पास आएगा। अर्थात दोनों के हित को सुरक्षित करने के लिए किसका, बैंक को लाएगा। अर्थात बैंक वह मध्यस्थ बिंदु है जो किसी भी अर्थव्यवस्था को क्या करता है, वित्तीय व्यवस्था को क्या करता है, निर्धारित करता है। तो हमने क्या कर लिया कि यह बैंक क्या होगा, बैंक एक मध्यस्थ बिंदु है जिसके पास पैसे की अधिकता और जिसके पास पैसे की कमी हो। तो जिसके पास पैसे की कमी और जिसके पास पैसे की अधिकता होगी वो क्या करेगा, वो बैंक का सहारा लेगा। अर्थात मैंने बोला बैंक ऐसी वित्तीय संस्था है, लिखिए, बैंक ऐसी वित्तीय संस्था है, बैंक ऐसी वित्तीय संस्था है जो जो जमाए का मतलब क्या होगा, डिपोजिट स्वीकार करती है और 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 ऋण बांटने को होता है लैंडिंग, ऋण बांटने यानी ऋण बांटने का कार्य करती है, ऋण बांटने का कार्य करती है। क्या कहलाता है, बैंक कहलाता है। कौन सा, बैंक कहलाता है। तो बैंक ऐसी वित्तीय संस्था है जो जमाए यानी डिपॉजिट स्वीकार करती है और ऋण यानी लैंडिंग, क्रेडिट का कार्य करती है, बैंक कहलाता है। क्या कहलाता है, बैंक कहलाता है। तो बैंक की परिभाषा कई प्रकार से आप दे सकते हैं, या आप बता सकते हैं कि बैंक ऐसी वित्तीय व्यवस्था है जो किसी भी अर्थव्यवस्था को क्या करता है, निर्धारित करता है।
या कहेंगे कि धन बैंक ऐसी वित्तीय व्यवस्था है जो एक व्यक्तियों के पास धन की अधिकता और दूसरे व्यक्ति के पास धन की कमी है, और दो, ये जिसके पास ज्यादा होगा वो डिपॉजिट करने के लिए, और जिसके पास कम होगा वो ऋण लेने के लिए किसके पास जाएगा? बैंक के पास जाएगा। क्या कहलाता है? बैंक कहलाता है। और बैंक जो है किसी भी देश की क्या होती है? रीढ़ होती है। यानी बैंक अगर ना हो तो वित्तीय व्यवस्था क्या हो जाएगा? निर्धारित नहीं हो पाएगा। और बैंक को हमने कहा था कि जो बैंक है, ये जो बैंक है, बैंक के बारे में हमने बात किया कि वर्ल्ड फर्स्ट बैंक, वर्ल्ड वर्ल्ड फर्स्ट बैंक, वर्ल्ड फर्स्ट बैंक यानी विश्व का पहला बैंक। और इसके बाद फर्स्ट बैंक इन इंडिया, फर्स्ट बैंक, फर्स्ट बैंक इन इंडिया यानी भारत का पहला बैंक, भारत का पहला बैंक, पहला बैंक। और दूसरा हमने बात कर लिया था दुनिया का पहला बैंक, दुनिया का, दुनिया का पहला बैंक, पहला बैंक। और दुनिया का पहला बैंक हमने कहा 1397 में, 1397 में मेडिची बैंक, कौन सा? मेडिची, मेडिची बैंक, मेडिची बैंक की स्थापना की गई। कहां? इटली में। कहां? इटली में। तो 1397 में यानी 1397 में मेडिची बैंक की स्थापना इटली से की गई, और मेडिची परिवार के द्वारा किया गया था। कौन सा? मेडिची परिवार के द्वारा, मेडिची, मेडिची परिवार के द्वारा। अर्थात अगर पूछा जाए आपसे कि दुनिया में विश्व यानी बैंक का प्रचलन कहां से शुरू हुआ, तो इटली से शुरू हुआ। यानी इटली से, इटली से किसकी शुरुआत हुई? बैंक की शुरुआत हुई। इटली से क्या होगा? बैंक की शुरुआत होगी। और फर्स्ट बैंक इन इंडिया यानी भारत का पहला बैंक अगर देखें तो यहां पर है 1770 में, किसे? बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना की गई, स्थापना की गई। तो भारत का पहला बैंक 1770 में कहां बना था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान बना। अब ये जो बैंक है, बैंक दो प्रकार के होते हैं। अगर आप पूछा जाए कि टाइप्स ऑफ बैंक कितने होंगे, तो बैंक दो प्रकार के, एक शेड्यूल बैंक और एक नॉन शेड्यूल्ड बैंक। शेड्यूल बैंक का मतलब अनुसूचित बैंक, और एक कौन सा होगा? गैर अनुसूचित बैंक। तो नेक्स्ट हेडिंग आप लिखेंगे टाइप्स ऑफ बैंक, टाइप्स ऑफ, टाइप्स ऑफ बैंक, बैंक के प्रकार, बैंक के, बैंक के प्रकार, बैंक के प्रकार। एक को लिखेंगे शेड्यूल, SCHEDU, शेड्यूल्ड बैंक, शेड्यूल्ड बैंक। और एक होगा नॉन शेड्यूल, नॉन शेड्यूल, नॉन शेड्यूल बैंक। एक शेड्यूल बैंक और एक नॉन शेड्यूल बैंक। शेड्यूल बैंक का मतलब क्या होगा? अनुसूचित बैंक, अनुसूचित बैंक, अनुसूचित बैंक। और दूसरा का नाम है गैर अनुसूचित बैंक, गैर अनुसूचित, गैर अनुसूचित बैंक। तो देखेंगे जितने भी बैंक है, बैंक के दो प्रकार है, एक शेड्यूल बैंक और एक नॉन शेड्यूल बैंक। यानी एक अनुसूचित बैंक और एक नॉन अनुसूचित बैंक, नॉन शेड्यूल्ड बैंक, नॉन शेड्यूल्ड बैंक, नॉन शेड्यूल्ड बैंक। दो प्रकार है, गैर अनुसूचित बैंक और एक अनुसूचित बैंक, अनुसूचित बैंक। देखिए ये जो शेड्यूल बैंक है, गैर अनुसूचित बैंक जो है, ये भी क्या होगा? दो प्रकार के होते हैं। यानी जो अनुसूचित बैंक है, शेड्यूल बैंक है, वो शेड्यूल बैंक में क्या होगा? दो प्रकार के होते हैं। एक डोमेस्टिक बैंक होते हैं, डोमेस्टिक, डोमेस्टिक बैंक यानी घरेलू बैंक, घरेलू बैंक। और दूसरे का नाम है फॉरेन बैंक, फॉरेन बैंक, FORGEIN, फॉरेन बैंक। एक का नाम है विदेशी बैंक, विदेशी बैंक। और कौन सा? घरेलू बैंक। देखिए डोमेस्टिक बैंक जो है यानी घरेलू बैंक, और एक कौन सा है? फॉरेन बैंक।
और ये दोनों बैंक किसके अंतर्गत, अनुसूचित बैंक के यानी शेड्यूल बैंक के अंतर्गत आएंगे। अब यहाँ पर शेड्यूल बैंक की जो संख्या है, प्राइवेट बैंक की संख्या अगर पूछे तो 45 है, और बैंक की संख्या क्या है, भारत में 45 है, और डोमेस्टिक बैंक की संख्या कितनी है, 33 है। कितना, 33। तो इसकी संख्या जो है, इसकी कुल संख्या ये 33 बैंक है। कितनी, 33 है। सॉरी, यहां लिख लेंगे इसकी संख्या, इसकी संख्या, इसकी संख्या 33 है। गॉट इट। और इसकी संख्या, इसकी संख्या, इसकी संख्या कितना है भैया, इसकी संख्या जो है, इसकी संख्या 45 है, 45 है। और देखिए जो इसकी है, जो घरेलू बैंक है, घरेलू बैंक भी कौन प्रकार के, दो प्रकार के होंगे। घरेलू बैंक में कितना, यानी डोमेस्टिक बैंक कौन सा, दो प्रकार का। एक हो जाएगा गवर्नमेंट बैंक और एक हो जाएगा कौन सा, प्राइवेट बैंक। देखिए अगर आपसे पूछे जाए कि डोमेस्टिक बैंक की संख्या कितनी है, 33 है, और अगर आपसे पूछा जाए कि फॉरेन बैंक की संख्या कितनी है, 45 है। फॉरेन बैंक की संख्या कितना, 45 है। अब इसमें लिखेंगे, एक का नाम है गवर्नमेंट बैंक। गवर्नमेंट बैंक को क्या कहेंगे इंग्लिश में, सार्वजनिक बैंक बोलेंगे। एक होगा गवर्नमेंट बैंक, गवर्नमेंट बैंक, गवर्नमेंट बैंक, यानी इसी को बोलेंगे सार्वजनिक बैंक, सार्वजनिक बैंक। और एक को बोलेंगे कौन सा, प्राइवेट बैंक, प्राइवेट बैंक, प्राइवेट बैंक। देखिए सार्वजनिक बैंक की अगर संख्या पूछे तो 11 है, और यहां प्राइवेट बैंक की संख्या पूछेंगे तो कितना होगा, 21 है। ये किस में हम चल रहे हैं, अभी हम चल रहे हैं डोमेस्टिक बैंक में। कौन सा, सार्वजनिक बैंक की संख्या कितना है, 11, 11 है, 11 ऐसे लिख लेंगे। इसकी संख्या, इसकी संख्या, इसकी संख्या कितना है, 11 है। और इसकी संख्या अगर पूछे, प्राइवेट बैंक की संख्या, इसकी संख्या, इसकी संख्या कितना है, 21। अब देखिए 21 और 11 कितना हो गया, 33 हो गया। 21 और 11 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और ये जो 12 बैंक हो जाएगा ना, ठीक है। अब इसके बाद जो आपके पास है सार्वजनिक बैंक यानी पब्लिक बैंक, या उसी को बोलेंगे गवर्नमेंट बैंक। गवर्नमेंट बैंक भी दो प्रकार का होगा, एक नेशनलाइज्ड बैंक होगा और एक नॉन नेशनलाइज्ड हो जाएगा। और नॉन नेशनलाइज्ड के अंतर्गत क्या होगा, एनबीएफसी आ जाएगा। कौन सा, राष्ट्रीय बैंक, और एक गैर राष्ट्रीयकृत बैंक। देखिए ये जो है, ये इसको हटाए क्या, देखिए ये जो पब्लिक बैंक बोलेंगे या गवर्नमेंट बैंक, इसको पब्लिक बैंक भी बोलेंगे, पब्लिक बैंक, पब्लिक बैंक, या इसी को बोलेंगे कौन सा, गवर्नमेंट बैंक या सार्वजनिक बैंक। इसकी संख्या भी कितना है, 11 है। और इसके देखिए एसबीआई को लेंगे तो कितना हो जाएगा, 12। लेकिन एसबीआई को अभी हम यहाँ पर कोड नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वह संसद के एक्ट के द्वारा बनाया गया था। अब देखेंगे इसकी संख्या, अब ये भी बैंक कितना होगा, दो प्रकार का होगा। एक प्रकार यहां पर मैं लिख लूं बगल से अलग, देखो यहां पर हम लिख रहे हैं पब्लिक बैंक क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, पब्लिक बैंक। और पब्लिक बैंक का मतलब कौन सा, सार्वजनिक बैंक, सार्वजनिक बैंक। और सार्वजनिक बैंक में भी दो प्रकार का होगा, एक होगा नेशनलाइज्ड बैंक, नेशनलाइज्ड, नेशनलाइज्ड बैंक, और एक हो जाएगा नॉन नेशनलाइज्ड बैंक, नॉन नेशनलाइज्ड, नेशनलाइज्ड, नॉन नेशनलाइज्ड बैंक, यानी गैर 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 राष्ट्रीयकृत बैंक, गैर राष्ट्रीयकृत बैंक, बैंक। और एक होगा राष्ट्रीयकृत बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, ठीक है। ये तो ये आपने पब्लिक बैंक के जो डिवीजन है उसको आपने देख लिया। डिवीजन ऑफ डोमेस्टिक बैंक, डिवीजन ऑफ डोमेस्टिक बैंक की संख्या कितना, 33, इसकी संख्या कितना, 33। और जो डोमेस्टिक बैंक है उसको टू टाइप्स ऑफ डोमेस्टिक बैंक, एक पब्लिक बैंक या इसी को बोलेंगे गवर्नमेंट बैंक, और एक बोलेंगे कौन सा, प्राइवेट बैंक यानी निजी बैंक। और इसकी जो है पब्लिक बैंक का अगर डिवीजन करें तो ये भी कितने प्रकार के, दो प्रकार के होंगे। एक का होगा नेशनलाइज्ड बैंक, नेशनलाइज्ड का मतलब क्या होगा, जो खुद को गवर्नमेंट का होगा, यानी नेशनलाइज्ड का मतलब छिनौती करना, छीन लेना। देखिए एक वक्त था कि 1969 में उस समय कितना किया गया,
14 बैंकों का राष्ट्रीयकृत किया गया, यानी पहली बार प्राइवेट सेक्टर से छीना गया, किसके द्वारा? सरकार के द्वारा, जिसकी पूंजी कितनी थी? 250 करोड़ थी। और इसके बाद देखेंगे 1980 में फिर 5 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, यानी छीना गया, किसे? प्राइवेट सेक्टर से, और उनकी पूंजी कितनी थी? 500 करोड़ थी। ठीक है, तो ये देख ला, तो ये इसने हमने कहा कि नेशनल बैंक इस राष्ट्रीयकृत बैंक और एक गैर राष्ट्रीयकृत बैंक। अगर यहां पर आप देखें तो यहां पर हमने कहा कि एक प्लस जोड़ेंगे एसबीआई तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और यहां पर देखेंगे कि गैर राष्ट्रीयकृत बैंक और एक होगा नेशनलाइज्ड बैंक। अब इधर आ जाएंगे किसके अंतर्गत? प्राइवेट बैंक के अंतर्गत। लिखेंगे प्राइवेट बैंक के अंतर्गत। प्राइवेट बैंक के अंतर्गत दो बैंक होता है, एक होगा आपका ओल्ड बैंक और एक होगा न्यू बैंक। तो दो बैंक हो जाएंगे। तो पहले आप यहीं पर रहने दे डिवीजन। अब हम लोग क्या बोलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप डायरेक्ट लिखेंगे शेड्यूल बैंक, अनुसूचित बैंक। यहां पर लिखे है ना शेड्यूल बैंक अनुसूचित। हम यहां से करेंगे फिर ग्राफ, क्योंकि यहां पर अब आपके पास जगह कम बचेगा। जगह कम बचेगा तो ज्यादा ग्राफ बनाने से क्या हो जाएगा? अब कंफ्यूजन लेवल क्या होगा? बढ़ेगा। इसलिए सबको हम एक एक करके लिखते हैं। अब लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे अनुसूचित बैंक यानी शेड्यूल बैंक। अनुसूचित बैंक यानी शेड्यूल बैंक। यहां तक दिक्कत है किसी को? नहीं है ना? फटाफट, अभी लिखा भी नहीं है, जल्दी करो भाई। हो गया सबका? लिखेंगे आप शेड्यूल बैंक। शेड्यूल बैंक। अनुसूचित बैंक। देखे, जो अनुसूचित बैंक होता है वह अनुसूचित बैंक कौन है? जैसे आरबीआई एक्ट पारित हुआ कब? 1934 में। आरबी जो भी बैंक होगा अनुसूचित बैंक, वो बैंक के जो नियम होंगे आरबीआई एक्ट के द्वारा जो नियम होगा उस नियम के द्वारा क्या होगा? कार्य करता है। तो शेड्यूल बैंक में पहला स्थापना लिखेंगे, आरबीआई की स्थापना पहला पॉइंट लिखेंगे। आरबीआई की स्थापना 1935, 1935। आरबीआई की स्थापना 1935। आरबीआई की स्थापना 1935 पहला। दूसरा होगा आरबीआई आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1934 के तहत यंग हिल्टन, YOUNG, यंग हिल्टन हिल्टन कमिटी के सिफारिश पर, यंग हिल्टन कमिटी के सिफारिश पर, यंग हिल्टन कमिटी की सिफारिश पर किसका गठन किया गया? आरबीआई का गठन किया गया। यंग हिल्टन कमिटी के सिफारिश पर आरबीआई का गठन किया गया। आरबीआई का गठन किया। और देखेंगे, और ये जो आरबीआई एक्ट है, ये जो आरबीआई एक्ट 1934, इसके पास दो बातें कही गई है। आरबीआई एक्ट 1934 के तहत बैंकों के दिशा निर्देश के लिए दो बातें की गई है। किसके लिए? आरबीआई के। और यहां पर कहा गया कि अनुसूची 1 जो अनुसूची है, अनुसूची 1 है। और जो आरबीआई का एक्ट 1934 का मतलब क्या होगा? ये आरबीआई का संविधान या आरबीआई का नियम और कानून का क्या होगा? संग्रह है। तो अनुसूची 1 में कहा है लिस्ट ऑफ बैंक, लिस्ट ऑफ बैंक, लिस्ट ऑफ क्या होगा? बैंक, यानी बैंकों की सूची, बैंकों की सूची। एक मिनट, लिस्ट ऑफ बैंक।
लिस्ट ऑफ बैंक, हाँ, लिस्ट ऑफ बैंक, लिस्ट ऑफ बैंक नहीं है 34 में। अनुसूची 1 में कहता है बैंकों के लिए दिशा निर्देश, उसमें अनुसूची 1 में लिखेंगे बैंकों के लिए, पहला पॉइंट, बैंकों के लिए दिशा निर्देश। दैट मीन्स का दिशा निर्देश का मतलब बैंक का संविधान। देखिए, बैंकों के लिए दिशा निर्देश यानी बैंकों का संविधान, बैंकों का संविधान। अनुसूची 1 में होगा बैंकों का संविधान, बैंकों का संविधान, संविधान अर्थात बैंकों का, बैंकों के लिए दिशा दिशा निर्देश, बैंकों के लिए दिशा निर्देश, दिशा निर्देश। और यहां है अनुसूची 2, अनुसूची कितना हो जाएगा, सेकेंड। अनुसूची सेकेंड में कहता है लिस्ट ऑफ बैंक, लिस्ट ऑफ बैंक, बैंकों का, बैंकों की सूची। बैंकों की सूची कौन तैयार करेगा, आरबीआई तैयार करेगा। तो किस नियम कानून के तहत, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। अब यहां पर सवाल उठता है कि अनुसूची बैंक क्या है। तो अनुसूची बैंक वह बैंक होगा, फटाफट लिखिए। हमने कहा कि आरबीआई एक्ट में दो बातें कही गई, एक अनुसूची 1 और अनुसूची 2। अनुसूची 1 में कहता है ये लिस्ट ऑफ बैंक नहीं, अनुसूची 1 होता ये बैंकों का संविधान। ये क्या होगा, बैंकों का संविधान की बात की गई, बैंकों की संविधान। किस में, तो बैंकों की संविधान के अंतर्गत, अर्थात बैंकों के लिए कौन सा, दिशा निर्देश। और अनुसूची सेकेंड में क्या कहेगा, लिस्ट ऑफ बैंक। तो बैंकों की जो सूची है कौन बनाएगा, आरबीआई बनाएगा। और आरबीआई क्या करेगा, बैंकों को न्यू बैंक खोलने के लिए क्या होगा, लाइसेंस जारी करेगा। तो हमारा सवाल अभी वो नहीं है, हमारा सवाल है कि हमारा जो टॉपिक अभी क्या है कि शेड्यूल बैंक क्या होगा। तो अब आपको देखिए बहुत आसानी समझ में आया क्या है, शेड्यूल बैंक यानी अनुसूची बैंक वह बैंक होता है जो आरबीआई एक्ट 1934 के तहत क्या किया गया होगा, गठन किया होगा। तो लिखेंगे शेड्यूल बैंक। अनुसूची बैंक, अनुसूची बैंक ऐसे बैंक है, अनुसूचित बैंक ऐसे बैंक है जो आरबीआई एक्ट 1934 के, आरबीआई एक्ट 1934 के, आरबीआई लिख दो, अनुसूचित बैंक, अनुसूचित बैंक, अनुसूचित बैंक ऐसे बैंक है, ऐसे बैंक होते हैं जो आरबीआई एक्ट, आरबीआई एक्ट 1934 के, 1934 के दूसरे अनुसूची, क्योंकि लिस्ट ऑफ बैंक है, दूसरे अनुसूची में शामिल होते हैं, दूसरे अनुसूची में शामिल होते हैं। अनुसूचित बैंक, अनुसूचित बैंक, अनुसूचित बैंक कहलाता है, अनुसूचित बैंक कहलाता है। आरबीआई एक्ट 1934 के तहत कौन से अनुसूची में, सेकेंड शेड्यूल में शामिल होता है। आरबीआई क्या कहलाता है, शेड्यूल बैंक कहलाता है। ऐसे बैंकों को आरबीआई का दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होता है, लिखेंगे। कहलाता है। ऐसे बैंकों को, ऐसे बैंकों को आरबीआई, आरबीआई के दिशा निर्देशों, दिशा निर्देशों का पालन करना, पालन करना अनिवार्य होता है, अनिवार्य होता है।
अनिवार्य होता है। जैसे जैसे सभी जैसे सभी सार्वजनिक बैंक सार्वजनिक बैंक और और निजी बैंक और निजी बैंक तथा विदेशी बैंक विदेशी बैंक। भले वो विदेशी बैंक होगा, लेकिन किसका दिशा निर्देश किसका पालन करना होगा? आरबीआई का। दिशा निर्देश किसका पालन करना होगा? आरबीआई का। समझ में आ गया? तो देखिए, शेड्यूल बैंक जो होगा, शेड्यूल बैंक ऐसे बैंक, अनुसूचित बैंक ऐसे बैंक होते हैं जो आरबीआई एक्ट, देखिए आरबीआई एक्ट 1934 के दूसरे अनुसूची सेकेंड शेड्यूल में शामिल होते हैं। अनुसूचित बैंक कहलाता है, अनुसूचित बैंक कहलाता है। ऐसे बैंकों को आरबीआई के दिशा निर्देशों का क्या होता है? पालन करना अनिवार्य होता है। ऐसे बैंकों को आरबीआई के दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होता है। जैसे सभी सार्वजनिक बैंक हो सकता है, जैसे सभी प्राइवेट बैंक हो सकता है, या फिर क्या होगा, सभी कौन सा विदेशी बैंक। तो विदेशी बैंक भी अगर भारत में स्थापित होगा तो उसके लिए क्या होगा? आरबीआई का दिशा निर्देश पालन करना क्या होगा? अनिवार्य होगा। क्या होगा? अनिवार्य होगा। यहां तक समझ में आ रहा है कि शेड्यूल बैंक क्या होगा? तो शेड्यूल बैंक के अंतर्गत आपने देखा कि आरबीआई का जो एक्ट है, आरबीआई अगर इसको प्रिसाइज किया जाए तो देखिए आरबीआई एक्ट 1934 के कौन सा सेकेंड शेड्यूल, कौन सा सेकेंड शेड्यूल, शेड्यूल में क्या होता है? शामिल में शामिल होता है। और ऐसे बैंक जो होता है आरबीआई के क्या होता है? आरबीआई के गाइडलाइन यानी दिशा निर्देश का क्या होगा? पालन करना होगा। दिशा निर्देश का पालन, आरबीआई के दिशा निर्देश का पालन करना अनिवार्य होगा। और ये बैंक कौन से होते हैं? जैसे सार्वजनिक बैंक हो गया यानी पब्लिक बैंक, या फिर क्या हो जाएगा, या फिर कैसा हो जाएगा? निजी बैंक हो जाएगा, निजी बैंक, या फिर कौन सा हो जाएगा? विदेशी बैंक। ये कौन सा? विदेशी बैंक। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अगर आपसे पूछा जाए कि अनुसूचित बैंक किसे कहा जाता है, तो पहला आप दे सकते हैं आरबीआई एक्ट के दूसरी अनुसूची, क्योंकि दूसरी अनुसूची में क्या है? लिस्ट ऑफ बैंक है। और आरबीआई के दिशा निर्देश का पालन करना क्या होगा? और ये अनिवार्य होगा। और ऐसे बैंक कौन कौन होते हैं? जैसे सार्वजनिक बैंक होगा और विदेशी बैंक और कौन सा? निजी बैंक। अब लिखेंगे नॉन शेड्यूल बैंक, नॉन शेड्यूल बैंक। नॉन शेड्यूल बैंक, नॉन शेड्यूल बैंक, गैर अनुसूचित बैंक, गैर अनुसूचित बैंक। लिखेंगे ऐसे बैंक जो आरबीआई एक्ट 1934 के दूसरे अनुसूची में शामिल नहीं होते। ऐसे बैंक ऐसे बैंक बैंक जो आरबीआई एक्ट 1934 के दूसरे अनुसूची में दूसरे अनुसूची में अनुसूची में शामिल दूसरे अनुसूची में शामिल नहीं होते,
नहीं होते। ऐसे बैंक जो आरबीआई एक्ट 1934 के दूसरी अनुसूची में शामिल नहीं होते हैं, वे वे गैर अनुसूचित बैंक, वे गैर अनुसूचित बैंक बैंक कहलाता है, कहलाता है। जैसे जैसे सभी चीट फंड, चीट फंड जैसे चीट फंड, जैसे एनबीएफसी, एनबीएफ एनबीएफसी एनबीएफसी नॉन बैंकिंग, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल फिनेंशियल नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल क्या हो जाएगा, कंपनी, कंपनी। जैसे सभी एनबीएफसी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, गैर वित्तीय, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां। कौन सा, चीट फंड। अभी हम आएंगे चीट फंड पर। चीट फंड है, शारदा घोटाला किससे संबंधित है, चीट फंड से ही, है ना। एनबीएफसी नॉन बैंकिंग, गैर गैर बैंकिंग बैंकिंग वित्तीय वित्तीय कंपनियां, कंपनियां। ठीक है, तो देखिए ये जो अनुसूचित बैंक है आरबीआई के एक्ट के अंतर्गत शामिल होगा। आरबीआई के एक्ट सेकेंड शेड्यूल में क्या होगा, शामिल होगा, दूसरी अनुसूची में शामिल होगा। दूसरा कंडीशन आपने देखा कि इसके जो अनुसूचित बैंक होता है उसके आरबीआई के दिशा निर्देशों का पालन करना क्या होता है, अनिवार्य होता है। जैसे सभी सार्वजनिक, सभी निजी बैंक और सभी के सभी कौन सा, विदेशी बैंक। लेकिन जो अनुसूचित बैंक, गैर अनुसूचित बैंक होगा, नॉन शेड्यूल्ड बैंक होगा, ऐसे बैंकों को आरबीआई के दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य नहीं होता। और दूसरी बात कि ये बैंक जो होता है आरबीआई एक्ट 1934 के दूसरी अनुसूची में शामिल नहीं होते, ऐसे बैंकों को क्या कहा जाएगा, नॉन शेड्यूल्ड बैंक कहा जाएगा। जैसे हमने कहा कि चीट फंड या फिर कौन सा, या फिर कौन सा, एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। जैसे आपके पास अगर आप देखें तो बजाज फाइनेंस क्या है, एनबीएफसी है। क्या होगा, ये जो आपके पास एलआईसी है, एलआईसी भी किस में आ जाए, सॉरी एनबीएफसी के अंतर्गत आता है। अब आपके पास जो बचता है सार्वजनिक बैंक, अब हेडिंग लिखेंगे सार्वजनिक बैंक, सार्वजनिक बैंक। हटा इसको। पब्लिक बैंक या इसी को बोलेंगे कौन सा, सार्वजनिक बैंक, या इसी को बोलेंगे कौन सा, सरकारी बैंक। देखिए सरकारी बैंक या उसी को बोलेंगे कौन सा, पब्लिक बैंक, या उसी को बोलेंगे कौन सा, सार्वजनिक बैंक। ऐसे बैंक होता है जो भारतीय नागरिक या भारतीयों का शेयर कितना होगा, 50% से क्या होगा, अधिक होगा। तो लिखेंगे ऐसे बैंक जिनमें 50% से अधिक शेयर, ऐसे बैंक जिनमें 50% से अधिक शेयर, ऐसे बैंक, ऐसे बैंक जिनमें जिसमें 50% से अधिक शेयर, अधिक शेयर भारतीय नागरिक, भारतीय नागरिक या भारतीय संस्था, संस्था, भारतीय नागरिक या भारतीय संस्था की हिस्सेदारी होती है, की हिस्सेदारी, हिस्सेदारी होती है, होती है, सार्वजनिक बैंक कहलाता है। सार्वजनिक बैंक, सार्वजनिक बैंक कहलाता है, सार्वजनिक बैंक कहलाता है, सार्वजनिक बैंक कहलाता है। ऐसे बैंक जिसमें भारतीय
नागरिक या भारतीय संस्था का कितना होगा 50% से अधिक हिस्सेदारी होती है, सार्वजनिक बैंक कहलाता है। उन्हें उन्हें सार्वजनिक या डोमेस्टिक बैंक, सार्वजनिक या डोमेस्टिक बैंक भी कहलाता है। जैसे 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 सार्वजनिक बैंक या कौन सा डोमेस्टिक बैंक। डोमेस्टिक बैंक नहीं समझ में आ रहा है, घरेलू बैंक, क्योंकि भारत कितना 50% से अधिक हिस्सेदारी किसका होगा, भारतीय नागरिक का है, और उसके साथ साथ क्या होगा, भारतीय संस्थाओं का है। तो उसी बैंक को आप कहेंगे कौन सा, यानी डोमेस्टिक बैंक। या डोमेस्टिक बैंक को ही क्या कह रहे हैं आप, सरकारी बैंक। जैसे सभी सरकारी बैंक, जैसे लिखेंगे जैसे सभी सरकारी बैंक पब्लिक बैंक, जैसे सभी सरकारी बैंक। नेक्स्ट, सभी निजी बैंक, सभी निजी बैंक, सभी निजी बैंक, सभी निजी बैंक अरे कहलाता है। जैसे जैसे सभी सभी सरकारी बैंक, सभी सरकारी बैंक एक हो गया। दूसरा हो जाएगा सभी निजी बैंक, निजी बैंक यानी ऑल प्राइवेट, ऑल प्राइवेट बैंक, ऑल पब्लिक बैंक, ऑल पब्लिक बैंक। और ऑल पब्लिक बैंक की संख्या हमने बोला 11 प्लस कितना होगा 1 इक्वल टू कितना 12, और इसकी संख्या कितना 21 है कि नहीं। तो टोटल कितना होगा 33 हो जाएगा, कितना 33। तो 33 को आप पब्लिक बैंक भी कह सकते हैं, या इसी को आप क्या कहेंगे डोमेस्टिक बैंक भी कहेंगे। यानी दोनों का परिभाषा लगभग क्या होगा, मिलता जुलता है, क्योंकि इसी में सभी सरकारी बैंक और सभी निजी बैंक। तो देखिए 50% से अधिक हिस्सेदारी भारतीय नागरिक, दैट मीन्स निजी बैंक, या भारतीय संस्था दैट मीन्स कौन सा पब्लिक बैंक। गॉट इट। तो ये क्या होगा 50% से अधिक हिस्सेदारी भारतीय नागरिक या भारतीय संस्था के द्वारा हाथों में होता है। और कौन सा, जैसे सभी सरकारी बैंक हो सकता है। तो यहाँ पर सरकारी बैंक की संख्या 11, लेकिन एक कौन सा एसबीआई है। अभी हम इसका इतिहास देखें तो टोटल बैंक कितना हो जाएगा 12, और प्राइवेट बैंकों की कुल संख्या कितना 21, अर्थात टोटल बैंकों की संख्या जो भारत में है कितना हो जाएगा भैया। कहा था कि हमने एक तो कर लिया है कौन सा शेड्यूल बैंक, एक नॉन शेड्यूल बैंक, और इसके बाद कर लिया डोमेस्टिक या सार्वजनिक बैंक। अब आपके पास बचला है कौन सा, डोमेस्टिक के बाद कौन सा आएगा फॉरेन बैंक यानी विदेशी बैंक। अरे हम डिवाइड किया था ना, जो सरकारी में पब्लिक सेक्टर को क्या 2 भागों में बांटा था। एक कौन सा शेड्यूल बैंक को कितने भागों में बांटा था, 2 भागों में बांटा था, एक डोमेस्टिक बैंक और एक फॉरेन बैंक। तो डोमेस्टिक या सरकारी हो गया ना। अब आपके पास क्या बच गया फॉरेन बैंक, लिखेंगे FORGEI फॉरेन बैंक। फॉरेन बैंक को आप बोलेंगे विदेशी बैंक। कौन सा विदेशी बैंक, विदेशी बैंक, विदेशी बैंक। और आगामी एग्जाम के लिखेंगे अभी HDFC जो है भारत का सबसे बड़ा बैंक बन गया है, और विदेशों का दुनिया का सबसे बड़ा बैंक है। पता है आपको कौन सा है, एनीवन टेल अस। और सिटी बैंक जो है दुनिया का सबसे बड़ा बैंक है। सिटी बैंक के पास इतनी संपत्ति है कि SBI जैसा 100 बैंकों को खड़ा कर सकता है। SBI जो है ना, उसके सामने अभी वर्ल्ड में 21 नंबर पर कौन सा है SBI है, लेकिन सिटी बैंक कौन सा है 1 नंबर पर है। यानी दुनिया का सबसे बड़ा बैंक पूछा जाए तो कौन सा सिटी बैंक है। और उसमें अकाउंट ओपनिंग होता है जानते हैं, जो SBI में 1000 रुपये में हो जाएगा, और सिटी बैंक में 3 लाख रुपए से अकाउंट ओपनिंग होता है भैया, समझ गए। सिटी बैंक में हर MBA जो करता है उसका एक सपना होता है कौन सा, कि फाइनेंशियल सेक्टर में अगर जाए, बैंकिंग सेक्टर में, तो किस में सिटी बैंक में काम करें। या फिर अगर आप देख रहे हो कि कोई IIT ग्रेजुएट है या कंप्यूटर साइंस से है, IT सेक्टर से अगर वो उसका ट्रेड है, बीटेक किया है, तो उनका सपना होता है भैया कम से कम इन्फोसिस में काम करे, IBM में काम करे, गूगल में काम करे, याहू में काम करे। उसी प्रकार जो MBA करता है या MBA मैनेजमेंट के जो स्टूडेंट होते हैं, उनका सपना क्या होता है कि फाइनेंशियल सेक्टर में अगर काम करे तो किस में सिटी बैंक में। अब लिखना है फॉरेन बैंक। अब इसके परिभाषा समझ सकते हैं कि ऐसे बैंक जिसमें 50% से अधिक हिस्सेदारी विदेशी नागरिक या विदेशी संस्थाओं के पास होता है, क्या कहलाएगा भैया, क्या कहलाएगा विदेशी बैंक कहलाएगा।
लिख लो फिर, इसको तो आप परिभाषा लिख सकते हैं। ऐसे बैंक जिसमें जिसकी ऐसे